आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमआरएफए प्रोग्राम के बारे में। हम सब जानते हैं कि एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर के आप सबके मन में भी बहुत सारी उत्सुकताएं हैं और हम लोग वर्ष 2019 से एक लंबा इंतज़ार करते आए हैं इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल एमआरएफए को लेकर के जो बड़ा डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलेगा। और शायद अब वो समय आ चुका है कि हमारा जो इंतज़ार था उसका फल हमें मिलने वाला है, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है अब ये सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ रहा है और इस समय इंडियन एयरफोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को प्राप्त करने पहुंच चुकी है। और एक बार जैसे ही इस पूरे प्रोग्राम को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान कर दी जाएगी तो उसके तुरंत बाद जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इशू किया जाएगा और जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। अगर हम MRFA 1 की बात करें या MMRCA 1 की बात करें तो उसमें मेन कंपटीशन देखा गया था यूरोफाइटर टाइफून और डसाल्ट राफेल के बीच में, और ये दोनों एयरक्राफ्ट वो एयरक्राफ्ट हैं जिन्होंने टेक्निकल क्राइटेरिया को पूरा किया था और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी क्राइटेरिया भी जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा सेट किया गया था उसको भी ये भली भांति कंप्लीट कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे यूरोफाइटर टाइफून राफेल से हार जाता है और भारतीय वायुसेना राफेल के साथ आगे बढ़ने का निश्चय करती है। लेकिन MRFA 2 में या MMRCA 2 में ये चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि इस बार यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने पुराने सेटबैक से बहुत कुछ सीखा है और जिस तरह का एग्रेसिव ऑफर लेकर के अब वो इंडियन एयरफोर्स के सामने आए हैं उसने कहीं ना कहीं डसाल्ट एविएशन की चिंताओं को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। हम सब एक बात तो अच्छे से जानते हैं कि राफेल के लिए जो यूरोफाइटर टाइफून है ये एक बहुत बड़ा कंपेटिटर है और दुनिया के तमाम देश जो कि यूरोफाइटर टाइफून को ऑपरेट करते हैं वो इसकी कैपेबिलिटी से भली भांति परिचित हैं। वहीं राफेल और टाइफून के स्ट्राइक पैकेज पर नज़र डालें तो ये तकरीबन 80% से ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ को शेयर करते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि यूरोफाइटर टाइफून क्योंकि MMRCA 1 से बाहर हुआ था तो उन्होंने अपनी गलतियों को एनालाइज किया है और एक बार फिर से काफ़ी एग्रेसिव ऑफर के साथ वो भारत के सामने आए हैं। इनिशियल रिपोर्ट जो बता रही है उस हिसाब से कहा जा रहा है कि यूरोफाइटर टाइफून को लेकर के यूरोफाइटर कंसोर्टियम इस बार भारत के सामने काफ़ी कम कीमत में पहुंची है। यानी जो यूरोफाइटर कंसोर्टियम है उन्होंने टाइफून को तकरीबन 30% कम कीमत में ऑफ़र किया है और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि राफेल की तुलना में भी ये जो कीमत है ये काफ़ी ज़्यादा कम है और ये चीज़ इंडियन एयरफोर्स को अट्रैक्ट कर सकती है। रिपोर्ट तो ये भी क्लेम करती हैं कि तकरीबन 35% तक कम कीमत में ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये इंडियन एयरफोर्स को ऑफ़र किए जा सकते हैं। हालांकि अब यूरोफाइटर कंसोर्टियम को भी एक चीज़ पता है कि टाइफून को अब बाहर से कोई बहुत बड़े ऑर्डर नहीं मिलेंगे, इसलिए MMRCA 2 या MRFA प्रोग्राम उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको उन्हें पास करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ट्रेंच 1 की बात करें जो कि इनिशियल वेरिएंट है टाइफून के, उनको ऑलरेडी कई ऑपरेटर्स के द्वारा रिटायर करना शुरू किया गया है। रिपोर्ट तो ये भी क्लेम करती है कि 2040 तक पूरी तरीके से ये जो एयरक्राफ्ट है ये रिटायर भी कर दिए जाएंगे। जबकि ट्रेंच 4 की बात करें तो इनका प्रोडक्शन अभी 2030 तक चलता रहेगा। कहा तो ये जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स में कि भारत को ट्रेंच 4 टाइफून्स ऑफर किए गए हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट ये इशारा करती हैं कि इनका भी एक अपग्रेडेड वेरिएंट जो कि यूरोफाइटर ट्रेंच 5 है वो इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया गया है, जिसका प्रोडक्शन 2040 तक तकरीबन चलता रहेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है जो कि एक गेम चेंजर स्टेप साबित हो सकती है कि यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने भारत को लेकर के कहा है कि वो भारत में प्रोडक्शन लाइन पूरी की पूरी शिफ्ट करने के लिए तैयार है। यानी यूरोप से जो प्रोडक्शन लाइन है टाइफून की वो भारत में शिफ्ट करी जाएगी और इसके लिए बाकायदा जो रोड मैप है वो यूरोफाइटर कंसोर्टियम के द्वारा तैयार भी किया जा चुका है। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर डसाल्ट एविएशन के लिए दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसके अलावा यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने यह भी कहा है कि उनके आने के बाद भारत की जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उनको भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। और अभी तक एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो यूरोफाइटर कंसोर्टियम को लेकर के उठ रहा था, टाइफून को लेकर के उठ रहा था कि क्या इन एयरक्राफ्ट में हम स्वदेशी वेपन्स को देख पाएंगे। क्या यूरोफाइटर कंसोर्टियम जो कि तमाम देशों का एक ग्रुप है वो हमें अलाउ करेगा कि इंडियन मेड वेपन्स को इसमें इंटीग्रेट किया जा सके। तो इसका जवाब खुद यूरोफाइटर कंसोर्टियम के द्वारा दिया गया है, जहां पर उन्होंने एक रिपोर्ट के माध्यम से अवगत करवाया है कि न सिर्फ इन एयरक्राफ्ट की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को प्रदान करी जाएगी बल्कि जो इसकी कोर टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी नॉलेज भी भारत को यहाँ पर दी जाएगी। और सबसे खास बात, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं वो किसी भी इंडियन मेड वेपन को लेकर के ऑब्जेक्शन नहीं दिखाएंगे, जिसका सीधा अर्थ ये है कि भारत अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर जो भी वेपन चाहे वो ईजिली इसमें इंटीग्रेट कर सकता है और उसमें यूरोफाइटर कंसोर्टियम भारत का पूरा सहयोग भी करने वाला है।
और इस चीज़ को लेकर के डिफेंस एनालिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि डसॉल्ट एविएशन बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि जितना फ्रैंकली यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने इस बार भारत को अप्रोच किया है उसने डसॉल्ट एविएशन की दिक्कतों को बढ़ाया है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत 36 की संख्या में राफेल को ऑपरेट करता है और हम में से और आप में से बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि शायद राफेल F4 ही MRFA 2 का या MMRCA 2 का एक क्लियर विनर होगा। लेकिन जिस प्रकार के सिनेरियोज सामने आए हैं वो कभी भी गेम को चेंज कर सकते हैं और इस समय डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि जिस प्रकार की अप्रोच यूरोफाइटर कंसोर्टियम के द्वारा दिखाई गई है ये डसॉल्ट एविएशन को फोर्स करेगी कि वो अपने राफेल F4 स्टैंडर्ड के जो दाम हैं उनको कम करें, भारत को एक ठीक ठाक डिस्काउंट दे ताकि भारत का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे और जो चैलेंज वो यूरोफाइटर कंसोर्टियम से फेस कर रहे हैं उसको भी वो टैकल कर सकें। हालांकि इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि भारत के राफेल खरीदने के बाद राफेल की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और दुनिया के तमाम देश इस समय राफेल को ऑपरेट भी कर रहे हैं। ये काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म है और ये हम सब अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और भारत को F4 स्टैंडर्ड और जो F5 स्टैंडर्ड के जेट्स हैं ये भी ऑफर किए गए हैं। अगर हम F5 स्टैंडर्ड की बात करें तो ये 2030 तक सर्विस में आएगा, जिसको लेकर के हमने आपको पहले भी कहा है कि शायद भारत इन पे कभी नहीं जाएगा, लेकिन F4 स्टैंडर्ड को MRFA के अंतर्गत कंसीडर किया जा रहा है। डसॉल्ट राफेल का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने ना चाहते हुए लेकिन धीरे धीरे भारत के जो वेपन्स हैं उनको मान्यता दी है और आने वाले समय में हम राफेल में भारत के इंडिजिनस वेपन्स जैसे कि अस्त्र और दूसरी जो मिसाइल्स हैं वो हमको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ना सिर्फ भारत इनको इंटीग्रेट करेगा बल्कि जितने भी राफेल ऑपरेटर्स हैं सबको इंडियन मेड वेपन्स ऑफर भी किए जाएंगे और यही सेम अप्रोच हमें यूरोफाइटर कंसोर्टियम से भी देखने को मिली है। हालांकि डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि भारत में राफेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बन चुका है, भारत में इनके मेंटेनेंस ओवरहॉल से लेकर के जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं वो तैयार हैं, इसलिए अभी ये तो कह पाना मुश्किल है कि इंडियन एयरफोर्स राफेल को छोड़ के किसी और एयरक्राफ्ट पे जाएगी। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव मैटर है और इंडियन एयरफोर्स भली भांति अपनी रिक्वायरमेंट को जानती है, अगर अच्छे ऑफर मिले तो इंडियन एयरफोर्स कुछ भी कर सकती है। हालांकि अगर हम बहुत सारे लोग अब हमसे ये पूछेंगे कि मेन कंपटीशन तो राफेल F4 और F-15EX के बीच में था, तो दोस्तों F-15EX को लेकर के अब जैसे सिनेरियोज दिख रहे हैं उसको देख करके बहुत ही मुश्किल लगता है कि ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में कभी आ पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार का रवैया US एयरफोर्स का F-15EX को लेकर के रहा है उसने खुद इनकी जो विश्वसनीयता है उस पर संदेह व्यक्त किया है, क्योंकि US एयरफोर्स की कई रिपोर्ट सामने आती रही हैं जहाँ पर वो F-15EX की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। तो ये सब बात की बातें हैं, लेकिन अगर हम मेन मुद्दे की बात करें तो यूरोफाइटर कंसोर्टियम का जो ऑफर है कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना को अट्रैक्ट ज़रूर करेगा, लेकिन हमें तब तक इंतजार करना पड़ेगा फाइनल रिपोर्ट के लिए जब तक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू नहीं किया जाता और उम्मीद है इस वर्ष के अंत तक जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया जा सकता है। हालांकि अगर हम स्ट्रॉन्ग गेस की बात करें तो वो कह रहा है कि 2024 के मध्य तक शायद हमें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल देखने को मिल सकता है। खैर ये तो बात की बातें हैं और जैसे ही कोई नई अपडेट आप हमारे तक सामने आती है हम आपके पास ज़रूर पहुंचाएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।